हाय, वेलकम टू स्टडी आय क्यू. स्टडी आय क्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये पुन्हा आपलं रिव्हिजन चालू आहे. महत्वाचे प्रश्न आपल्याला बघायचे आहे जे MPSC ची एग्जाम होणार, मग त्याच्यासाठी रिव्हिजन. इसका सारा कंटेंट मराठी में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. मग पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे, खालील जैविक आरक्षित प्रदेशांचा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे क्रम लाऊन खालीलपैकी कोणता क्रम बरोबर आहे. तो देखिए फिर से अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको अच्छी तरह से एलिमिनेट कर पाएंगे. तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक है नंदा देवी. नंदा देवी डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड. सिंपल सी बात है, नंदा देवी उत्तराखंड में मिलता है. तो एक तो बात क्लियर हो गई कि अगर आपसे पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाने को बोला है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो आप क्या करेंगे, जो नंदा देवी है वो पहले प्लेस पे रहेगा. तो देखिए यहां पर भी नंदा देवी पहले प्लेस पर, यहां पर भी. फिर इसके बाद ये बी वाले से काम होने वाला नहीं क्योंकि वो दोनों में कॉमन है. कंचनजंगा उसके बाद में आता है. बट अगर आपने मानस और दिहांग इसके बारे में सुना है, मानस नेशनल पार्क कहां पर है, असम में है, सुना है तो ठीक है. नहीं तो आपको यह तो पता होगा कि दिहांग किस नदी का नाम है. तो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी का नाम दिहांग है. यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है. तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अभी आप लगाएंगे उतना आप चीजों से क्या होंगे, फैमिलियर होंगे. अभी आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने. सो दिहांग के बारे में अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है. और अगर हम बात करें भारत के मैप के बारे में तो ऐसा थोड़ा सा मैं बना देता हूं. यहां पर ये देखिए, जरा मैप बहुत ही खराब बनता है मेरा, ध्यान से देखना. यहां पर है क्या, उत्तराखंड. तो यहां पर तो नंदा देवी हो गए. कंचनजंगा डेफिनेटली सिक्किम में यहां पर आ गया. अब दिहांग में गड़बड़, तो दिहांग यहां पर अरुणाचल प्रदेश है और उससे पहले असम है यहां पर. तो अगर इसको इधर से देखेंगे तो मानस नेशनल पार्क यहां पर मिलेगा. सबसे पहले नंदा देवी, फिर क्या आ गया, कंचनजंगा. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं. फिर क्या आ गया, मानस नेशनल पार्क, और लास्ट में क्या आ गया, दिहांग. तो इसका आंसर क्या होगा, डेफिनेटली पहले नंबर पे आना चाहिए नंदा देवी. तो ये हो सकता है या ये हो सकता है. फिर ये जो दिहांग है लास्ट में आना चाहिए. तो ए लास्ट में किस में, सेकंड ऑप्शन में. तो इसका आंसर क्या होगा, 2. आसान है. अगले प्रश्न पर आते हैं. जोड्या लावा, कार्य आणि स्तंभ, सॉरी शहरे, खानकाम यानी क्या, माइनिंग का जो काम है वो कहां पर होता है, व्यापार, सांस्कृतिक, मनोरंजन. तो देखिए इसका अगर आप इंग्लिश रीड करेंगे ना तो जल्दी से समझेगा आपको. इतना बड़ा जब भी कोई स्तंभ वाला रहे तो ध्यान रखना, बिल्कुल आपको ये सोच लेना है कि उसने ट्रिक लगाई होगी कुछ ना कुछ. अब देखिए इसमें ट्रिक क्या लगाई उसने, मनोरंजन, यानी इसको इंग्लिश में उसने लिखा है रिसॉर्ट. एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो उसने क्या लिखा, रिसॉर्ट. और रिसॉर्ट आपको पता होगा कहां पर देखने को मिलते हैं, अलीबाग में. तो डी के सामने क्या आना चाहिए, डी के सामने 2 आना चाहिए. और डी के सामने 2 इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में. तो एक तो चीज क्लियर हो गई. दूसरा, खान काम, यानी जो माइनिंग के काम होते हैं वो ज्यादा कहां पर होते हैं, जो हमारा चंद्रपुर है वहां पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. क्या, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसलिए माइनिंग वहां पर होती है, कोयले की भी खदान है वहां पर. तो खान काम यानी कहां पर मिलेगा, चंद्रपुर में. तो ए के सामने क्या आएगा, 3. तो ए के सामने 3 इस ऑप्शन में, इसमें. तो ये तो पहले ही कट चुका है, ये भी कट चुका है, तो ये भी कट जाएगा. आंसर क्या बचेगा, 3. सिंपल सी बात है. बाकी फिर बाद में मिलाते रहो आप. व्यापार के बारे में बात करें आप तो बी के सामने क्या आना चाहिए, यहां पर लिखा है बी के सामने 1. तो व्यापार के लिए चेन्नई होगा. क्यों होगा, समुद्र के किनारे पर है तो इंटरनेशनल ट्रेड वहां से होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वहां से. फिर अगर आप बात करें सांस्कृतिक की, तो सांस्कृतिक यानी क्या, शांति निकेतन, जिससे संबंधित हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है. तो इसका आंसर आसान है. पुढचा प्रश्न बघा, महाराष्ट्राच्या हवामानावर खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा परिणाम होतो. भौगोलिक स्थान व अक्षवर्ती विस्तार. तो ये तो सभी जगह पर होता है, सिंपल सी बात है, ये सही है. भौगोलिक स्थान और अक्षवर्ती विस्तार यानी वो किस अक्षांश किंवा देशांतर पर है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है, तो डेफिनेटली उससे हवामान यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर इंपैक्ट होता है. जैसे यहां पर आप जाएंगे बहुत ठंडा मिलेगा, यहां पे बहुत ठंडा मिलेगा.
यहाँ पे और थोड़ा कम ठंडा, यहाँ पे और गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, यहाँ पर तो बहुत गर्मी होती, बीच में जब आप आ जाएंगे तो बहुत गर्मी होती, ऐसे ही यहाँ पर बहुत ठंडा। तो ये इसका अक्षांश देशांतर की वजह से हो रहा है, तो ये तो करेक्ट है। मौसमी वारे, समय के साथ जो हवा चलती है तो डेफिनेटली इससे भी हमारे यहाँ पर इंपैक्ट आता है। प्राकृतिक रचना, सह्याद्री, कई जगह पर उसने कुछ जगह पर क्या बनाया, वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शेडो जोन भी बनाया। किसने? सह्याद्री ने बनाया। तो प्राकृतिक रचना का भी महत्व है। उन्हाळ्यातील हवेची स्थिति, इससे कुछ नहीं होता। उन्हाळे में जो हवा चलती है बहुत गर्म हवा चलती है और उससे कुछ नहीं होता। तो ये तो तीनों बरोबर है जो हवामान डिसाइड करते हैं जिनका परिणाम होता है, बट ये इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी, तीनों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालीलपैकी कोणत्या अक्षवृत्त विस्ताराला गर्जनारे 40 असे म्हणतात? 40 किसको बोलेंगे? 40 से 50 को बोलेंगे। 40 आपने सुना है, गर्जनारे 40, प्रचंड 50 और चीखती 60। क्या? गर्जनारी 40 और प्रचंड 50 और चीखती 60। अब देखो, इसका मैं बता भी देता हूं सिंपल शब्दों में, आप समझ लो। ये है नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये है साउदर्न हेमिस्फेयर। इसमें अगर आप जाएंगे तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री ऐसा नीचे जाते जाएंगे। और जब आप 40 डिग्री पे पहुंचेंगे ना, तो यहां पर बहुत तेज हवाएं चलती है। उन्हें क्या कहा जाता है? पछुआ पवन या वेस्टर्लीज। और वो जो हवाएं हैं उनकी वेलोसिटी यहां पर नॉर्थ में भी चलती है, वो 40 डिग्री पे, बट उनकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं नॉर्थ में। क्यों? क्योंकि यहां पर लैंड मास ज्यादा है। आपने देखा कभी मैप में, साउथ में उतना लैंड मास नहीं है। तो आपको यहां पर ये जो हवाएं वो बहुत तेज चलती दिखेंगी 40 डिग्री पे। और फिर 50, इसलिए इसको बोलते गर्जनारे 40, गरजती हुई आवाज आती। फिर और आप आगे जाएंगे ना तो प्रचंड 50 हो जाती 50 डिग्री पे, और उसकी स्पीड बढ़ जाती। और अगर आप 60 डिग्री पे जाएंगे ना तो उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर ये जो हमारे सिंपल ये जो कार्गो वाले शिप होते हैं उनका सरवाइव कर पाना मुश्किल है। इस वजह से ये तीनों आपको पता होना चाहिए। क्या? गर्जनारे 40, प्रचंड 50 और चीखती 60। तो ये कहां से कहां तक चलती है? 40 से 50 तक साउथ में, दक्षिणी हेमिस्फेयर में ये चलती है, साउदर्न हेमिस्फेयर में चलती है। इसको बोलते हैं क्या? गर्जनारे 40। ध्यान रखना है, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। प्रचंड 50 भी ध्यान रखना है, 50 से 60 तक चलती है। और 60 से आगे जो चलती है उसे क्या बोलेंगे? चीखती 60। बहुत तेज आवाज आती है वहां पर। मैंने बोला ना कि वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। पुढचा प्रश्न बघा, खालीलपैकी कोणत्या वाऱ्यास डॉक्टर असे म्हणतात? यानी डॉक्टर वाऱ्या, डॉक्टर हवा किसे बोलते हैं? अभी डॉक्टर हवा का मतलब क्या? जिसमें आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, अगर वो बीमार है तो वो ठीक हो जाए। तो देखिए, मौसमी वारा जो होता है वो तो, उसमें तो मौसम जब चेंज होता है तो आदमी की तबीयत और उल्टी खराब हो जाती है। तो इसमें तो ये डॉक्टरी वारा नहीं है। फिर अगर बात करें पर्वतीय वारे की तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहां बहुत तेज हवा चलती है। इतनी तेज हवा चलती है कि आदमी ठंड के मारे बीमार हो जाता है। या फिर बहुत गर्म चल रही, ये भी हो सकता है। कोई रेगिस्तान की लू चल रही तो भी वो खराब कर देती है, तो ये भी बेकार है। दरी तिल वारे, ये भी बेकार है। जो सही है वो है मतलई व खारे वारे। इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो जल्दी समझेगा। लैंड एंड सी ब्रीज, सी ब्रीज। ये जो हवाएं होती हैं, आपने समंदर के किनारे पे गए आप, तो आपको ठंडी हवा लगी होगी, ब्रीज। उसको विंड नहीं बोलते, उसको ब्रीज बोलते हैं। ब्रीज मतलब जानते हो ना? ब्रीज मतलब धीरे धीरे मंद मंद हवा जो चल रही, और मौसम सुहावना हो रहा, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ज्यादा उसमें नहीं जाना। तो ये सी ब्रीज है। और लैंड, ये दोनों पे जो हवाएं चलती हैं वो क्या होती हैं? उसे डॉक्टर असे म्हणतात, डॉक्टर वारे ऐसा म्हणतात। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलई व खारे वारे। पुढचा प्रश्न बघा, खालीलपैकी वातावरणाचा सर्वात खालचा स्तर कोणता आहे? तपांबर यानी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, आइनोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? तो इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फेयर। देखिए, नीचे से अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या? ट्रोपोस्फेयर। ये रहा नीचे, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं। और इससे अगर आप ऊपर जाते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तो लगभग 4400 मीटर की जो हाइट है उस पर बर्फ जम जाती।
तभी तो हिमालय पे पूरी बर्फ जमी हुई। टेम्परेचर कम होता है, कम ऊपर अगर आप जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और जितनी भी हवाएं होती है जनरली, जो मौसम में बारिश आना, ये सारी चीजें किसमें होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, सॉरी ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद में ट्रोपोस्फेयर के बाद में अगर आप ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, जहां पर हवाएं तेज नहीं होती, कम होती, और बादल वगैरह भी वहां पे नहीं होते। याद रखना, एरोप्लेन जब ऊपर उड़ता है तो वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ता है, क्योंकि वो नीचे नहीं उड़ सकता। नीचे उड़ेगा तो हवाओं में वो टूट के गिरने की संभावना होती है। सिर्फ लैंड करने के टाइम ही वो नीचे आता है, कम स्पीड में आता है, उसको रेसिस्टेंस वहां पर बहुत कम मिलता है। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे क्या? स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी के बीच में ट्रोपोपॉज आप ले सकते हो, यहां पर ये बीच में है, दोनों के बीच में जो है वो ट्रोपोपॉज। फिर आता है मेसोस्फेयर या आइनोस्फेयर, और उसके बाद में एक्सोस्फेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये सबसे नीचे की लेयर होती है, और सबसे ऊपर की लेयर कौन सी? तो वो है एक्सोस्फेयर। इनके बारे में मैं और डिटेल बता सकता हूं, बट इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। वी आर डूइंग ओनली जस्ट रिव्हिजन, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब इट इन डिटेल. सो पुढचा प्रश्न बघा. विषुववृत्ती शांत डोलड्रम दाबाचा पट्ट्या विषयी खालीलपैकी कोणते वैशिष्ट्य बरोबर आहेत? अब देखिए, आपको ये डोलड्रम नहीं पता ना, तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं, समझो. ये है अर्थ. आपने देखा भी होगा डोलड्रम, कभी देखा नहीं मतलब डायग्राम में देखा होगा, जाके तो क्या देखेंगे. यहां ये जो अर्थ के बीचों बीच है, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा है? डोलड्रम है. डोलड्रम यानी विषुववृत्त रेखा. विषुववृत्त वृत्त जो हो ना, बीचों बीच से गुजरता है अर्थ के. और ये जो इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में बहुत ही शांत जगह है. यहां पर प्रेशर बहुत कम होता है, लो प्रेशर होता है. क्योंकि यहां पर इतना लो प्रेशर होता है, इस वजह से हवाएं बहुत ज्यादा यहां पर चलती नहीं, क्योंकि बहुत ही कम प्रेशर होता है. उसका कारण है, उसका कारण यह है कि एक तो ये सूर्य के बीचों बीच पड़ता है, तो इसको धूप बहुत मिलती है. और दूसरा, ये इधर है नॉर्दर्न, क्या नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये दोनों एक दूसरे को इधर उधर खींच रहे, तो यहां पर डेफिनेटली कुछ न्यूट्रल मिलेगा, तो इसको आप न्यूट्रल मान सकते हो. तो ये है डोलड्रम, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक. और ये डोलड्रम के बारे में खास ये है कि यहां पर बहुत कम प्रेशर है, टेम्परेचर ज्यादा होता है यहां पर. इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड भी होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी न्यूट्रल टाइप होती है. यहां पर आप न्यूट्रल मान सकते हो. इस वजह से हा शक्तिशाली कमी दाबाचा पट्टा आहे, ये बरोबर आहे. तो विषुववृत्तांचा 5 डिग्री उत्तर ते 5 डिग्री दक्षिण अक्षवृत्त दरम्यान आढळतो, ये भी बरोबर आहे. 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे. तेथे हवेचा दाबाचा असमान उतार असतो, ये गलत है. हवा का एकदम असमान उतार नहीं है. यहां पर आपको तूफान भी नहीं देखने को मिलेगा, ज्यादा हवा भी नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ आपके बॉडी से पसीना टपकता रहेगा, पर वहां पर बारिश बहुत होती है, ध्यान रखना. सो ये गलत है, बाकी ये दोनों पॉइंट है ये सही है. तो इसका आंसर क्या हुआ? फक्त ए आणि बी बरोबर आहे, सी चुकीचा आहे. पुढचा प्रश्न बघा. खालील विधानांचे सत्यता तपासा, खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ते ओळखा. विधान अ, पृथ्वी 24 तासामध्ये 360 डिग्री रेखा शांत फिरते. ये बिल्कुल करेक्ट है. 360 डिग्री तो घूमती है भाई, मैंने पहले भी तो बताया. अर्थ टोटल कितनी डिग्री घूमती? 360 डिग्री. प्रत्येक रेखावृत्त ओलांडण्यास पृथ्वीला 4 मिनिटाचा कालावधी लागतो, ये बिल्कुल करेक्ट है. 1 डिग्री अगर यहां पर मान लीजिए 90 डिग्री पे थी और 91 डिग्री पे गई, तो इसको कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 4 मिनट का. 4 मिनट के टाइम में क्या करेगी? 1 डिग्री घूम जाएगी. मैंने इससे पहले के वीडियो में उसकी कैलकुलेशन बताई है, आप चाहे तो देख सकते हैं. तो ये भी पॉइंट सही है और ये भी पॉइंट सही है, यानी क्या दोनों पॉइंट सही है. मग विधान अ आणि ब दोन्ही बरोबर आहेत. सिर्फ अभी आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए. अगला प्रश्न देखिए. खालीलपैकी कोणते शहर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते? आसान है ये तो. अगर ये भी आपको नहीं पता तो फिर बहुत बेकार बात है. मुंबई, कोल्हापुर, पुणे या नागपुर? मग याचं उत्तर आहे पुणे. पुणे क्या है? हमारे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है. पुढचा प्रश्न बघा. खाली महाराष्ट्रातील महत्वाचे शिखरांची यादी दिली आहे, खालीलपैकी कोणता चढता क्रम कमी उंच कडून जास्त उंच बरोबर आहे? तो देखिए, एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि महाराष्ट्र के हमारे सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है कळसुबाई.
तो कलसुबाई तो लास्ट में होगी, तो ये ऑप्शन ये दोनों तो गलत हो गए। इतना तो आपको 2 ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि सालेर ज्यादा हाइट पे है या त्र्यंबकेश्वर ज्यादा हाइट पे। तो इसका सही आंसर है त्र्यंबकेश्वर कम हाइट पे और सालेर क्या है, ज्यादा हाइट पे। तो यहां से इसका आंसर आपको आसानी से मिल सकेगा कि त्र्यंबकेश्वर जहां से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबक पर्वत से, ये वही त्र्यंबकेश्वर है। सो त्र्यंबकेश्वर, फिर आप ये तो सारी चीजें फिर कुछ नहीं इसमें रखा। जब ये दोनों पॉइंट मिल गए तो ये 2 आप पहले एलिमिनेट कर चुके हो, अब ये एलिमिनेट हो गए, तो ये आंसर हो त्र्यंबकेश्वर, सप्तशृंगी, सालेर और कलसुबाई, ये इनका क्रम है। और ये कभी भी परीक्षा में और भी आएगा। सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। पुढचा प्रश्न बघा, खालीलपैकी कोणत्या नदीचे खोरे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आहे? ये तो दुनिया जानती, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। खोरे में भी, खोरे यानी क्या, उसका जो क्षेत्र है पानी का, जैसे ये नदी जा रही तो ये उसका आसपास का खोरा हुआ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कई बार। तो इसका सबसे बड़ा खोरा दक्षिण भारत का किसका है? गोदावरी नदी का। भीमा का भी है, कृष्णा का भी है, तापी पूर्णा का भी है, बट इसका सही जवाब होगा गोदावरी खोरे। और इसकी मैंने लेंथ वगैरह सब इनसे पहले के वीडियोस में बताई है। नदियों के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, आप कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मग याचा उत्तर आहे 1। पुढचा प्रश्न बघा, थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि वी आर जस्ट टेकिंग रिवीजन, तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने से कुछ मिलेगा नहीं। अभी आपके एग्जाम टाइम पे सिर्फ आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं पढ़ना है आपको, नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है। अभी नहीं तो नया पढ़ते रहे तो फिर हो गया, खेल खत्म हो। गढ़चिरौली, चंद्रपुर, रायगढ़ और सांगली, इनमें अभ्यारण्यों का नाम दिया। तो देखिए, चंद्रपुर में तो आपको पता होगा ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क है, उसी से ताडोबा और उसी से अंधारी, ये दोनों टच करते हैं। तो अंधारी को हमारे अंधेरी में मत ले लेना, मुंबई वाले में। सो चंद्रपुर अंधारी में, ये तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो बी के सामने क्या आएगा? 4। अब बी के सामने 4 कहां पे दिखता है? तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यहां पर। हो गए, इतने में तो आपका आंसर बन जाए। कितना आसान। और इसका आंसर क्या है? यही है, बी के सामने 4, आसान है, चंद्रपुर अंधारी में। और जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है आप देख के डर जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। देख के डरेंगे आप सही आंसर नहीं लगा पाएंगे। और थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपने सागरेश्वर के बारे में सुना होगा, तो सागरेश्वर सेकेंड 1 ऑप्शन में कहां पर मिलता है? डी के सामने, यानी सांगली में है सागरेश्वर। ऐसे ही रायगढ़, गढ़चिरौली, इन सब जगह पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? डेफिनेटली आपको अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। इनके नाम याद करना है, ये जीके है, महाराष्ट्र का जीके, इसमें कुछ नया नहीं है, याद ही करना आपको। पुढचा प्रश्न बघा, लोटेमाळ हे औद्योगिक केंद्र रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्या तालुक्यात आहे? आप देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल पूछ लिया उन्होंने। जनरली औद्योगिक केंद्र अगर पूछते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं, बट उन्होंने इस बार क्या किया, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया डिस्ट्रिक्ट कौन सा। डिस्ट्रिक्ट तो ठीक है, उन्होंने खुद ही बता दिया, तालुका बताओ। तो इसका सही आंसर है खेड़। अब ये अगर आपने याद किया होगा तो ही सही होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती इन सब चीजों की। जीके जो होता है, जीके और जीएस में डिफरेंस होता है। जीएस में समझ होती है और जीके में याद करना होता है। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी हमारा मुंबई, अब इसमें कोई आपको ट्रिक कुछ भी नहीं लग सकती। भारत की राजधानी दिल्ली, कोई ट्रिक नहीं लग सकती, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या है? खेड। पुढचा प्रश्न बघा, जोड्या लावा पर्यटन ठिकाण प्रसिद्ध। आप देखो, इसमें भी ये सब नासिक के स्थान उन्होंने लिए हैं। सापुतारा, तो सापुतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, इसका सही आंसर है क्या? 4th 1। इसका सही आंसर है थंड हवेचे ठिकाण। ठंडी हवा यहां पर लगती है सापुतारा में। देख लेना, जीके ही है ये। बाकी के ये तीनों स्थान कहां के हैं? नासिक के हैं। ये भी। नांदूर, मधमेश्वर, तो डी के सामने क्या आना चाहिए? डी के सामने 4। फ्लेमिंगो पक्षी यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक तरीके का रामसर स्थल है। रामसर समझते हैं आप? रामसर स्थल का मतलब ये होता है कि इसको
प्रोटेक्ट किया हुआ है। रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पर ये डिसाइड हुआ था कि ये जो स्थल है जहां पर कि रिप्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है पशु पक्षियों का या जो वो जीव जंतु उनका, तो उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसे कहा जाता है रामसर साइट। तो ये जो है नंदूर मधमेश्वर, ये एक रामसर साइट है और यहां पर फ्लेमिंगो पक्षी आपको देखने को मिलता है। फिर अगर आप बात करें यवले की, तो डेफिनेटली ये हमारे नासिक में ही है, सिल्क की साड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। और वणी की अगर बात करेंगे तो सप्तश्रृंगी माता का मंदिर आपको वणी में देखने को मिलेगा। तो ये इसका मैंने सारी की सारी खासियत आपको बता दी। ज्यादा डिटेल में बता सकता हूं, बट सिंस हम रिवीजन कर रहे हैं तो डिटेल में आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन देखिए, लगाने की कोशिश करिए, ऑप्शन याद करने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। महाराष्ट्राची किनारपट्टी म्हणून ओळखली जाते, महाराष्ट्र की किनारपट्टी कौन सी है? अभी ये भी आपको नहीं पता हो ना, तो फिर बहुत बेकार बात है भाई, फिर आपको ये काम छोड़ के कुछ और काम करना चाहिए। कोकण किनारा दुनिया जानती है। दमणगंगा से कहां तक? तोलखोरे ऐसा करके एक खाड़ी है, वहां तक ये है महाराष्ट्राची किनारपट्टी यानी कोकण किनारा। सुधागड जिल्ह्याचे पाली हे मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या नदीच्या काठावर बसले आहे? अब देखिए ये एक बार आ गया क्वेश्चन तो फिर से इसके आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये करंट न्यूज में था, इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। जिस समय ये आया उस समय ये न्यूज में था, सुधागढ़ और ये अंबा नदी। तो इसका सही आंसर क्या है? अंबा नदी। ये रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये क्या थी? बहुत दिनों तक राजधानी थी रायगढ़। पुढचा प्रश्न बघा, धरमतरची खाड़ी खालीलपैकी कोणत्या नदीच्या मुखात आहे? इसका भी आंसर अंबा है। ये भी धर्मतर की खाड़ी कहां पर? यहीं पर हमारे जो शिवाजी महाराज थे उनकी जो नेवी थी वो यहीं पर प्रैक्टिस वगैरह किया करती थी, क्योंकि यहां से जो रायगढ़ है वो पास में था और रायगढ़ राजधानी थी, तो सागरी किला भी वहां पर बना हुआ था। तो नेवी प्रैक्टिस करती थी या फिर नेवी की साइड थी। सिंपल सी बात है, समंदर के आसपास ही रहेगी तो ठीक रहेगा। खालीलपैकी कोणतं खडक रूपांतरित खडक आहे? शेल, बेसाल्ट, संगमरमर, खेती खड़क। तो इसमें से एक ही है संगमरमर। संगमरमर को ही आप तराश के क्या करते हैं, घर में लगाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने में आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम टाइम में आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। खालीलपैकी पवन ऊर्जा केंद्राची कोणती जोड़ी बरोबर आहे? तो इसमें एक ही जोड़ी बरोबर है, जामखंडे चालकेवाड़ी में ये आपको पवन ऊर्जा केंद्र देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, बांदल सागर, लोनार, शिव सागर, राम सागर। इसमें भी अगर आप बात करेंगे तो लोनार तो आपको पता होगा ही, बुल्ढाना में है लोनार। तो अगर आप ये लगा देंगे तो काफी आपको आइडिया मिल जाएगा। ये सब जीके के क्वेश्चन है, इनमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं, बट ये परीक्षा में आते हैं, इस वजह से मैंने आपके सामने रखे। सी के सामने 1 बुल्ढाना, तो सी के सामने 1 आपको इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बाकी के ये बांदल सागर, राम सागर और शिव सागर भी आपको याद करने हैं। इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। अभी लोनार तो बार बार आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। शिव सागर भी देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर है क्या? ये वाला थर्ड वन। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।